हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं कौटिल्य के आर्थिक विचारों का चौथा भाग, जिसमें ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा कि कौटिल्य के आर्थिक विचार क्या क्या थे। तो इसमें आज हम इसका चौथा पार्ट या अंतिम पार्ट ले रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कौटिल्य के सार्वजनिक वित्त संबंधी विचारों को, कि कौटिल्य ने सार्वजनिक वित्त के संबंध में क्या अपने विचार दिए हैं। तो इसमें हम क्या क्या लेंगे इस वीडियो में, कि कौटिल्य के सार्वजनिक वित्त की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, फिर है कर की परिभाषा क्या दी कौटिल्य ने, सार्वजनिक आय क्या है और सार्वजनिक व्यय, मतलब कौटिल्य के समय सार्वजनिक आय के कौन कौन से सोर्सेस थे, सार्वजनिक व्यय कहाँ कहाँ पर होता था। तो इन चार चीज़ों को इस सार्वजनिक वित्त संबंधी जो ये लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे कि सार्वजनिक वित्त की मुख्य विशेषताएं क्या क्या बताई हैं, करों के बारे में क्या बताया है, कर की परिभाषा क्या दी है, सार्वजनिक आय के उस समय क्या क्या सोर्सेस थे और सार्वजनिक व्यय कहाँ पर होता था। अब लेते हैं सबसे पहले कि कौटिल्य ने सार्वजनिक वित्त की क्या मुख्य विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहला तो क्या है कि किसी भी राज्य का मुख्य उद्देश्य या देश का या सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अपने कोष में वृद्धि करना। कोष में क्यों वृद्धि करना है? क्योंकि सरकार को विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। सरकार के जितने भी कार्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए उसको धन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला काम क्या है, चाहे वो राजा हो, क्योंकि कौटिल्य के समय राजा था, तो राजा का कर्तव्य हो या सरकार का, कि वो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने कोष में वृद्धि करे। कि किस तरह की परिस्थिति है और कौन सा समय है उसके आधार पर, मतलब परिस्थिति यदि देश के अनुकूल मतलब नहीं है तो उसको उसी हिसाब से वो काम में ले, तो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने कोष में वृद्धि करे। क्योंकि कौटिल्य के समय राज्य की आय के दो प्रमुख स्रोत थे। राज्य जो है उसमें जो आर्थिक गतिविधियां थी वो दो तरह की थी। एक तो कृषि, जो कि वो जीविका पर उपार्जन का सबसे मुख्य सोर्स था, मतलब लोगों की मैक्सिमम जो जनसंख्या थी हमारी उस समय कृषि पर निर्भर कर रही थी। दूसरा था व्यापार। तो उस समय चूंकि बहुसंख्यक जनसंख्या जो थी वो कृषि पर निर्भर थी या आश्रित थी, इसलिए भू राजस्व जो था वो सबसे महत्वपूर्ण सरकार की आय का स्रोत था। मतलब करों में सबसे महत्वपूर्ण सोर्स जो था उस समय भूमि पर लगने वाला लगान या भू राजस्व था। कौटिल्य ने क्या किया, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक वित्त को काफी महत्व दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और अन्य सभी गतिविधियों पर गतिविधि किस पर निर्भर करती है, वित्त पर, इसलिए सबसे अधिक ध्यान राजकोष की तरफ होना चाहिए। कौटिल्य का क्या कहना था कि यदि देश को प्रशासन चलाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में समाज कल्याण से संबंधित कार्य करने हैं, तो इन सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी काम हो, बिना धन के किसी भी काम को हम पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी काम को बिना धन के हम पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होना चाहिए कि सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, राजकोष पर ध्यान देना होना चाहिए, कि राजकोष में किस प्रकार से ज़्यादा धन को हम एकत्र करें। फिर उन्होंने कहा कि उद्योग, कृषि, खान, मत्स्य पालन आदि में राज्य की भागीदारी का समर्थन है। उन्होंने कहा कि जितने भी उद्योग हैं, कृषि है, खान है, मत्स्य पालन है, इन सब में राज्य को भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इससे राज्य को आय मिलेगी। इस आमदनी के अलावा विभिन्न सरकारी विभागों को चलाने के लिए राज्य कराधान के माध्यम से एकत्र राजस्व को भी इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक तो क्या होना चाहिए, आय के सोर्सेज कहाँ से होंगे राज्य के, कि एक तो राज्य जो भी हमारे यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां हैं उन सब में राज्य को भागीदारी करनी चाहिए। भागीदारी करेगा तो उससे राज्य की आय के सोर्सेज बढ़ेंगे। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभाग, मतलब सरकार को अपने कार्य को चलाने के लिए जब धन की आवश्यकता हो तो वो क्या कर सकता है, करों के माध्यम से जो धन एकत्र होता है उसको भी इसमें काम में ले सकता है। उस समय उन्होंने कहा कि सरकार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा धन जितनी भी आय हुई उसको खर्च कर दे, उसमें बचत भी आवश्यक है, कि हमें भविष्य के लिए बचत भी करनी चाहिए। कौटिल्य ने सुझाव दिया कि घाटा बजट को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा जबरन कर्ज लिया जा सकता है। घाटा बजट का मतलब क्या है, कि जब सरकार का खर्चा, सार्वजनिक आय जो है वो सार्वजनिक व्यय से कम हो जाती है, मतलब सार्वजनिक व्यय जो है या सरकार का खर्चा जब सरकार की आय से अधिक हो जाता है तो उसे घाटे का बजट कहते हैं, है ना। तो उसको पूरा करने के लिए कौटिल्य ने कहा कि सरकार जो है या राज्य जो है वो लोगों से जबरदस्ती कर्जा भी
ले सकता है, मतलब सरकार का ये राइट है कि वो लोगों से जबरन कर्जा ले ले। अब आगे लेते हैं हम कर की परिभाषा, क्योंकि उस समय कौटिल्य के समय राज्य की आय का मुख्य सोर्स जो था वो भूमि कर था। भू कर मतलब कर जो था वो राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स था, और उसमें भी भूमि राजस्व जो था वो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स था, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या जो थी वो कृषि पर निर्भर करती थी, और कृषि ही उस समय आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। तो कौटिल्य ने कहा कि कर जो है वो सरकार को लगाना चाहिए, पर उन्होंने कहा कि कर ऐसे नहीं लगाना चाहिए कि वो जनता उसको बोझ समझे। मतलब लोगों की कर देने की योग्यता के जो सिद्धांत है, कर दे योग्यता का जो सिद्धांत है, कौटिल्य ने उसका समर्थन किया। और कौटिल्य ने कहा कि कर जो है सरकार को इस प्रकार से लगाने चाहिए जो कि जिससे व्यक्ति उसको बोझ ना समझे। बोझ समझेंगे तो क्या होगा, उस कर से लोग बचने की कोशिश करेंगे, और बचने की कोशिश करेंगे तो सरकारी राजस्व जो है सरकार के या राज्य के कोष में धन जमा नहीं होगा, तो उनको बचने के तरीके ढूंढेंगे। इसलिए सरकार कौटिल्य ने कहा क्योंकि हमें राज्य का उद्देश्य जो है वो जनता का हित है, राज्य जो भी काम करता है वो जनता के हित में करता है, तो इसलिए जनता के भलाई को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि कर जो है इस प्रकार से लगाना चाहिए जिससे कि वो लोग उसको बोझ ना समझे। तो कहने का मतलब हुआ कि व्यक्ति की कर देने की योग्यता के आधार पर सरकार को कर लगाना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने कहा कि राजा को उस मधुमक्खी की तरह व्यवहार करना चाहिए जो पौधे को परेशान किए बिना शहद इकट्ठा करती है। हम देखते हैं ना, मधुमक्खी पौधे से शहद इकट्ठा करती है, लेकिन इससे पौधे को कोई हानि नहीं होती है। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि राज्य जो है वो कर तो एकत्र करे, लेकिन कर एकत्र करते समय इस बात को ध्यान में रखे कि इससे जनता को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, जनता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब हम लेते हैं कौटिल्य की कर व्यवस्था। कौटिल्य ने क्या किया उस समय, क्योंकि कर जो थे वो राज्य की आय के महत्वपूर्ण स्रोत थे, तो कौटिल्य ने जो करों से जो आय हो रही थी उसको 3 भागों में विभाजित किया। एक ऐसे कर जो देश में उत्पादित वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता है, मतलब एक तो अपने देश में जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं उन पर जो कर लगता है उनसे होने वाली आय। दूसरा, जो वस्तुएं राजधानी में पैदा होती हैं उन वस्तुओं पर लगने वाले करों से आय। एक है कि आयात और निर्यात, मतलब विदेशी वस्तुएं जो हैं जिनका हम निर्यात करते हैं या आयात करते हैं उन पर जो कर लगाया जाता है उनसे होने वाली आय। तो कौटिल्य ने जो है करों से होने वाली आय को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला, देश में जो उत्पादित वस्तुएं हैं उन पर जो आय होती है, राजधानी में पैदा होती हैं, देश का मतलब स्थानीय क्षेत्र में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं उन पर जो आय कर लगते हैं उनसे जो आय होती है, राजधानी में यदि कोई वस्तु पैदा होती है तो उससे होने वाली आय, और जो आयात निर्यात की जाती है वस्तुएं उन पर लगने वाले कर। इसके बाद कौटिल्य ने कहा कि ऐसी वस्तुएं जो विलासिता की हैं और जिनसे लोगों के कल्याण पर, मतलब सामान्य जनता के कल्याण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जिनका हम आयात करते हैं उन पर भारी मात्रा में कर लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कौटिल्य ने कहा कि राज्य का उद्देश्य क्या है, जनता के हित को सर्वोच्च रखना, और जनता के हित का मतलब है मैक्सिमम, अधिकतम लोगों का कल्याण। तो कौटिल्य ने कहा कि जो वस्तुएं अधिकतम लोग प्रयोग में नहीं लेते हैं, मतलब जो विलासिता की वस्तुएं वो कौन प्रयोग में लेगा, जो अमीर लोग हैं, वो कुछ ही लोग हैं, और ऐसी वस्तुएं जो लोगों के कल्याण के अनुकूल नहीं है उनके आयात पर उन्होंने कहा कि कर की मात्रा अत्यधिक होनी चाहिए, भारी मात्रा में उन वस्तुओं पर कर लगना चाहिए। कर लगाने के संबंध में कौटिल्य ने 2 सिद्धांतों का वर्णन किया कि कर एक तो वर्ष में एक बार लगना चाहिए और वो जनता पर भार साबित नहीं होना चाहिए। मतलब कर लगाते समय या अच्छी कर प्रणाली किस प्रकार की हो सकती है, या कर लगाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक तो वर्ष में एक बार लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार कर लग जाए, और वो जनता पर भार साबित नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ कर व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता के अनुसार लगाया जाना चाहिए। कौटिल्य का कहना था कि कर जो है वो व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता के आधार पर लगाया जाएगा, तभी व्यक्ति उसको आसानी से भुगतान कर सकता है। अब लेते हैं भूमि राजस्व प्रणाली। क्योंकि हमने बार बार पढ़ा कि उस समय राज्य की, कौटिल्य के समय राज्य की आय का जो महत्वपूर्ण स्रोत था वो था कराधान, और उसमें भी भूमि राजस्व।
जो थी वो भू राजस्व या भूमि पर लगने वाला लगान जो था वो राज्य की आय का महत्वपूर्ण स्रोत था। तो उस समय कौटिल्य ने निजी भूमि पर मतलब जो कर लगना चाहिए वो उसने कहा कि कुल उत्पादन का 1/12 से 1/13 के बीच निर्धारित किया गया। मतलब सरकारी भूमि पर तो हमने देखा था कि जो सरकारी कृषि फार्म है उसमें कौटिल्य ने 2 प्रकार के करों का वर्णन किया था। उसने कहा कि यदि सरकारी कृषि फार्म पर व्यक्ति जो किसान है वो अपनी उपकरण और अपनी खाद बीज का प्रयोग करता है तो उसे जो उपज है उसका आधा भाग मिलेगा। और यदि मान लो वो व्यक्ति जो है सरकारी उपकरणों को और सरकारी खाद बीज को उपयोग में लेता है तो उसे 1/3 से 1/4 उपज का भाग मिलेगा। लेकिन निजी भूमि पर जो उत्पादन होता है उसमें उन्होंने निर्धारित किया कि कुल उत्पादन का 1/12 से 1/13 के बीच जो है वो भाग जो है कर के रूप में लिया जाएगा। इसके अलावा राजस्व के भू राजस्व तो था ही एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत। इसके साथ साथ गृह कर मतलब घरों पर जिसे होम टैक्स लगता है ना, हाउस टैक्स लगता है, वो गृह कर। हम भी सड़क पर अभी टोल टैक्स देते हैं तो सड़क पर टैक्स, फल पेड़ इन सब पर कर, वस्तुओं पर कर, इन सब करों से भी सरकार को महत्वपूर्ण आय होती थी। कौटिल्य ने राज्य द्वारा उद्योगों से अर्जित आय को करों की तुलना में अधिक महत्व दिया। मतलब उस समय कौटिल्य भी करों से ज़्यादा आय अर्जित करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जब कर देते हैं तो व्यक्ति को इससे कष्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि यदि हम उद्योगों से ज़्यादा आय अर्जित करें तो हमें टैक्स कम लगाना पड़ेगा, कर कम लगाना पड़ेगा, तो इससे लोगों को कष्ट कम होगा। तो उन्होंने कहा कि राज्य को आय अर्जित करने के लिए उद्योगों का विकास करना चाहिए। उद्योगों का विकास होगा तो एक तरफ तो राज्य को आय प्राप्त होगी और दूसरी तरफ लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी और आय बढ़ेगी तो वो ज़्यादा कर देने में सक्षम हो सकते हैं। अब है कौटिल्य के सार्वजनिक व्यय संबंधी विचार कि कौटिल्य ने सार्वजनिक व्यय के लिए किन किन चीज़ों का वर्णन किया। कौटिल्य ने सार्वजनिक व्यय के संबंध में निम्न मदों को शामिल किया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हैं, उन्होंने कुछ मदों का या कुछ वस्तुओं का या कुछ सेवाओं का इस तरह वर्णन किया कि जिन पर हमको सार्वजनिक व्यय सरकार को करना पड़ता है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि देश की सुरक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है किसी भी राजा या सरकार का। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय को उसने सबसे पहले शामिल किया। फिर लोक प्रशासन, उस देश का उस राज्य का प्रशासन चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, तो लोक प्रशासन पर जो खर्चा होता है। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल होता है या राज्य के जो मंत्री होते हैं या सरकारी विभाग होते हैं तो मंत्रियों को वेतन देने के लिए सरकारी विभागों पर भी खर्चा होता है, तो उन सबको इसमें शामिल किया। इसके अलावा सरकारी भंडार पर जो व्यय होता है, मतलब सरकारी भंडार जो होते हैं उन पर जो खर्चा होता है, मतलब वो तो उनकी मरम्मत है, नए भंडार गृह बनाने हैं और उनमें उनका जो मेंटेनेंस है उस पर जो खर्चा होता है उसको उसने शामिल किया। इसके अलावा राष्ट्रीय भंडार गृहों और अन्य भंडार के गृह जो हैं उनकी मेंटेनेंस पर जो खर्चा होता है, सेनाओं के रखरखाव पर जो खर्चा होता है, इसके अलावा अमूल्य रत्न आभूषण इन सब की प्राप्ति पर जो खर्चा होता है उसको कौटिल्य ने सार्वजनिक व्यय में शामिल किया कि इन इन चीज़ों पर सरकार को खर्चा करना चाहिए। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें शामिल की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा है, लोक प्रशासन है, इन सब चीज़ों पर सरकार को खर्चा करना चाहिए। अब आता है कि इस लेक्चर से, इस जो ये वीडियो है इसके माध्यम से इस वाले टॉपिक में हम क्या क्या आपके सवाल हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि कौटिल्य ने कर की परिभाषा क्या दी। तो कौटिल्य ने जो कर की परिभाषा क्या दी, उन्होंने कहा कि कर जो है वो सरकार को वसूल करना चाहिए, पर इस तरह से वसूल करना चाहिए कि वो लोगों पर बोझ साबित ना हो। फिर उन्होंने करों से होने वाली जो आय थी उसको कितने भागों में विभाजित किया, तो उन्होंने मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। ये देश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं पर कर, राजधानी में पैदा होने वाली वस्तुओं पर, आयात निर्यात करने वाली वस्तुओं पर, इन सब वस्तुओं से जो आय होती है, इन पर कर लगाने से जो आय होती है उसको उसमें शामिल किया। कर लगाते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, तो कौटिल्य ने कहा कि कर लगाते समय मुख्य रूप से 2 नियमों का पालन होना चाहिए कि कर एक तो वर्ष में एक बार लगना चाहिए और कर लगाते समय व्यक्ति की कर देने की योग्यता को सरकार को ध्यान रखना चाहिए। फिर कौटिल्य ने सार्वजनिक व्यय में किन मदों को शामिल किया, तो कौटिल्य ने सार्वजनिक व्यय में महत्वपूर्ण मुख्य रूप से सुरक्षा को,
उसके अलावा लोक प्रशासन को, मंत्रियों, सरकारी विभागों के वेतन को, इन सब चीज़ों को, इसके अलावा और बहुत सारे राष्ट्रीय भंडार गृह वगैरह को इसमें शामिल किया है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा कौटिल्य का चैप्टर कि कौटिल्य के आर्थिक विचार क्या क्या हैं। तो इस तरह से ये हमारा आज कौटिल्य जो है, कौटिल्य के आर्थिक विचार नामक मतलब पहला आर्थिक चिंतन, भारतीय आर्थिक चिंतन आपका पूरा होता है। थैंक यू।